गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके सारांश का अध्ययन किया था, तो आइए इस पाठ को पढ़ा था, तो आइए अब हम दूसरे पार्ट में इस पाठ पर आधारित आज 4 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का और पाठ का भी पहला प्रश्न। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। पाठ आपने पढ़ा है तो उसमें लेखक ने कहा था कि चैपलिन पर अभी 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, तो वही कह रहा है लेखक कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि उसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण हम देखते हैं कि पश्चिम में यानी पश्चिमी देशों में बार बार चार्ली चैपलिन का जो समय है वह लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात चार्ली चैपलिन के गुणों से युक्त फिल्में बनाई जाती रही हैं, अभी भी बनाई जा रही हैं। और दूसरा कारण है कि विकासशील देशों में भी लेखक ने बताया कि जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, निरंतर एक नया दर्शक वर्ग चार्ली की फिल्मों को देखने के लिए तैयार होता रहा है। तो जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार होगा तो एक नया दर्शक वर्ग विकासशील देशों में भी तैयार होता रहेगा, इसलिए भी लेखक ने ऐसा कहा है। और एक कारण और है, देखिए कि चार्ली की जो अभिनय कला है वो इतनी गहरी थी, अर्थात उसमें इतनी परतें हैं कि फिल्म समीक्षा को भी अपने नए मानदंड बनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। ठीक ना। चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं उनकी कला का, अभिनय की जो कला है उसमें कई परतें थीं। इस कारण से फिल्म समीक्षा को भी अपने नए मानदंड बनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो ये 3 कारण 4 हैं जिसके कारण लेखक ने ऐसा कहा कि भी चार्ली चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आ गया है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाठ को अच्छी तरह से, प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, पाठ में आपने पढ़ा है कि चैपलिन ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया था और दर्शक वर्ग की वर्ण व्यवस्था और उनकी वर्ग व्यवस्था को भी नष्ट किया था। तो यही लेखक पूछ रहा है कैसा उन्होंने क्यों किया, मतलब क्या वास्तव में किया था, क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए, लोकतांत्रिक का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है कि फिल्म कला को आम जनता के सरोकारों से जोड़ना, यानी ऐसी फिल्मों का निर्माण करना जो आम जनता से जुड़ी हों। ठीक है ना। वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का आशय यह है कि समाज में प्रचलित अमीर गरीब, वर्ण जाति व धर्म के भेदभाव से हटकर एक नई कला का सृजन करना। चार्ली ने फिल्म दर्शकों को वर्ग और वर्णवादी व्यवस्था से देखने की परंपरा को समाप्त किया, क्योंकि इससे पहले लोग जाति, धर्म, समूह या वर्ण के लिए फिल्में बनाते थे और कुछ कलात्मक फिल्में भी बनती थीं जिनका भी एक खास दर्शक वर्ग होता था। लेकिन चार्ली ने इस व्यवस्था को तोड़ा। यह सामान्य जनता के लिए फिल्म बनाई इन्होंने, किसी वर्ग या वर्ण के लिए नहीं बनाई थी। इसलिए हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है? तो चार्ली का भारतीयकरण हो गया, अर्थात चार्ली के गुणों को ग्रहण करके भारत में भी फिल्में बनाई जाने लगीं, तो ऐसा इसीलिए कहा गया होगा। गांधी और नेहरू भी उनका सानिध्य क्यों चाहते थे?
तो आइए इस पर देख लेते हैं तीसरे प्रश्न के उत्तर को। देखिए, लेखक ने चार्ली का भारतीकरण राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म आवारा को कहा है, क्योंकि पहले चार्ली के पहले की जो भारतीय फिल्म भारत में फिल्में बनती थी, उन फिल्मों में नायक नायिका के ऊपर हंसी के दृश्य नहीं दर्शाए जाते थे। लेकिन राज कपूर ने जो पहली फिल्म आवारा बनाई, उसमें पहली बार नायक के ऊपर लोगों की दृष्टि में परिहास का पात्र बनाया गया। नायक के ऊपर लोगों ने हंसा, परिहास किया, ठीक है ना। इस फिल्म के बाद से भारतीय फिल्मों में चार्ली की तरह ही नायक नायिकाओं की खुद पर हंस सकने वाली फिल्मों की परंपरा आरंभ हुई। यानी पहले तो आवारा फिल्म बनी, उसके बाद ऐसी फिल्में बनने लगीं कि जिससे फिल्मों के नायक और नायिकाओं पर लोग हंसते थे। तो यही था चार्ली का भारतीयकरण। अब इसका दूसरा अंश है कि गांधी और नेहरू जी ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा। देखिए, गांधी जी व नेहरू जी चार्ली का सानिध्य इसलिए चाहते थे क्योंकि वे भी चार्ली की तरह ही विश्व मानव थे। विश्व मानव का मतलब जैसे संसार के सभी लोग चार्ली चैपलिन को जानते हैं, ठीक उसी तरह से गांधी जी और नेहरू को भी लोग जानते हैं। इसलिए वे सीमाओं से परे और मानवता से अटूट प्रेम करने वाले तथा आम आदमी के साथ जुड़ाव रखने वाले थे। इसीलिए शायद नेहरू और गांधी जी ने भी चार्ली चैपलिन का सानिध्य प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पार्ट का चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? बहुत सरल है प्रश्न। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठ माना है? श्रेयस्कर माने श्रेष्ठ माना है, तो स्वाभाविक है कलाकृति की अपेक्षा रस जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो इसके उत्तर हम लिख देंगे कि लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयस्कर माना है। इसका कारण यह है कि किसी भी कलाकृति में एक साथ कई रसों के आ जाने से कला और भी अधिक समृद्धशाली व रुचिकर हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कोई चोर अगर चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसता है, तो वह घर में घुसते हुए डरता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो डरने के कारण उसका भयानक रस उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो घर में घुसता है और जब वो कमरे में प्रवेश करता है, तो मान लीजिए कोई युवती सोई हुई है और वो सुंदर है, तो सुंदर युवती सोई हुई युवती की सुंदरता पर वह मुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो गया। कार्य एक ही है, ठीक ना। जैसे हमारा प्रश्न कर रहा है कि कई रस एक साथ आए हों, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए कई रस एक साथ आए हों। जैसे चोर घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, तो घर में घुसते हुए डर रहा है, भयानक रस। फिर वह कमरे में जब प्रवेश करता है, तो कमरे में सोई हुई युवती की सुंदरता को देखकर वह मोहित हो जाता है, श्रृंगार रस। और इतने में ही घर में किसी के जगने की या उठने की या चलने की आहट आती है और उस आहट को पाकर वह खिड़की से कूद जाता है। तो खिड़की से कूद गया यानी उसने भागने में तत्परता दिखाई, उत्साह आ गया उसके अंदर कि मैं पकड़ा ना जाऊँ इसलिए भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर वीर रस हो गया, ठीक ना। यह एक साथ कई रसों की सृष्टि कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, फिर कॉपी में इसका नोट्स बना करके इसको याद करते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की किसी समस्या का समाधान कि आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपकी हर दिक्कत का समाधान हो जाए। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।